Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स लेक्चर्स ऑन मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करा था। एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने स्लोप्स को समझा था, इंक्लिनेशन को समझा था, डिफरेंट टाइप के मैंने आपको शॉर्ट एमसीक्यूज बताए थे या एग्जांपल्स बताई थी जो पेपर में अक्सर पेशतर पूछी जाती हैं, और हमने कई तरह के फिर फॉर्मुलाज देखे स्लोप्स के एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट लेक्चर था। ये पर्टिकुलर लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 का लेक्चर नंबर 2 होगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के। पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आता है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, और देन इस लेक्चर को देखते हैं फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर देता हूं, पेपर में बेतहाशा बार आया हुआ है। The line through 6, -4, the line through 6, -4 and -3, 2 is parallel to the line 2, -2, 1 and 0, y. फाइंड दी वैल्यू ऑफ y या फाइंड y। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को? देखो मेरा बेटा, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, मुझे पता है कि बच्चा चैप्टर नंबर 2 से कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। सर इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मुलाज कैसे याद रखेंगे? मेरा बेटा फॉर्मुलाज को याद रखना मुश्किल की बात नहीं है। क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा अपने फॉर्मुला कौन सा यूज करना है, अगर आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लाइन है, वो लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल है और आपको एक y की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा बेटा एक पैरेलल और परपेंडिकुलर का केसेस खाली आपके पास स्लोप्स के टॉपिक में आएंगे पूरी सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर। ये पैरेलल परपेंडिकुलर वाले केसेस खाली सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर स्लोप्स वाले टॉपिक में आ रही होती हैं, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे हम स्लोप्स के फॉर्मूलेस को यूज करेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर रिलेशन यूज करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करना है हम लोगों ने। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक है? आपसे कहा जा रहा है कि एक लाइन है वो पैरेलल है दूसरी लाइन के और आपको y की वैल्यू निकालनी है। आइए क्वेश्चन को एग्जांपल के जरिए, इसकी डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं, एनालाइज करते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। अच्छा तो भाई क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था मैंने उसको जरा तरीके से एक डायग्राम के जरिए लिख दिया। मैंने आपसे हमेशा कहा बेटा अच्छा बच्चा वो जो कि अपने जहन में एक डायग्राम बना सके, क्वेश्चन को समझ के एनालाइज कर सके। पेपर में डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, बट रफ वर्क के अंदर जरूर डायग्राम को ड्रॉ करो ताकि आपको आइडिया हो सके एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है आपसे। क्वेश्चन में इनफैक्ट कहा जा रहा है कि आपकी लाइन है अ लाइन थ्रू 6, -4 and -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन, यानी कि आपकी ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और इस लाइन पे भी 2 पॉइंट्स गिवन है और इस लाइन पे भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। इस पॉइंट लाइन पे कौन कौन से पॉइंट गिवन है, 6, -4 और ये क्या है -3, 2, और इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स गिवन है वो क्या है 2, 1 एंड 0, y। आपसे कहा जा रहा है कि इस y की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है आपको यहां तक की बात? भाई हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? मैं कहता हूं जो भाई ये पहली लाइन है ये क्या है, लाइन 1 है, और ये जो दूसरी लाइन है इसका नाम क्या रख देते हैं, लाइन 2 रख देते हैं। हमसे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपको इस y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्वेश्चन को किस ट्रिक के ऊपर सॉल्व करेंगे? पहले लाइन 1 का स्लोप निकाल लेंगे वो m1 हो जाएगा, फिर लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे वो m2 हो जाएगा, और लास्ट में स्लोप की पैरेलल वाली रिलेशन को यूज करते हुए हम y की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस बात को स्टार्ट करते हैं लिखना। आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस पर्टिकुलर पैटर्न पे सॉल्व करना है। अब जब मैं करूंगा तो इंशाल्लाह आपको बाकी के जो आपके जहन में खदशात होंगे वो भी दूर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन करने का तरीका आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, आपको थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी है, स्टेप्स लाजमी शो करने, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मेरा बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई जो बात आपने यहां पे लिखी है उसको ड्रॉ कर देंगे, मतलब उसको बात को यहां पे लिख देंगे। लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन लाइंस, लेट L1 एंड L2 बी द टू गिवन लाइंस, let L1 and L2 be the two given lines, we have to find the slope of line 1 first। या सही है, पहले लिख लेंगे let L1 L2 be the two given lines, let M1 be the slope of L1, let M1 be the slope of L1। अब हम स्लोप निकालने के ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप के बारे में डिफाइन करना है एग्जामिनर को। देखो आसान जबान में वर्डिंग लिखना बहुत जरूरी है, स्टेप्स को शो करना है बेटा। क्या लिखोगे? let M1 be the स्लोप्स ऑफ L1, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। अच्छा, आपके पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है उसको एक बार लिख देंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। क्या फॉर्मूला होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, पहला पॉइंट आपको यहां पे क्या गिवन है? पहला पॉइंट आपको लाइन 1 का पहला पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा? 6, -4। पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको लाइन 1 पे? 6, -4, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है? -3, 2। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, y1,
और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2। क्लियर है मेरा बेटा आपको ये बात? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। मैंने क्या कहा, मैंने अभी तक क्या काम करा? कोई खास काम नहीं करा भाई, कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं करी, सिंपल सा काम है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको दो लाइनें दी जा रही है और कंडीशन दी जा रही है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और आपको एक लाइन के एक y की वैल्यू निकालनी है। कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बताएंगे एग्जामिनर को हमने क्या करने की कोशिश करी है। हमने दोनों लाइनों को L1 और L2 कह दिया और पहली लाइन का स्लोप निकालने, किस पैटर्न पे निकालने हैं? कई भाई कह रहे हैं कि स्लोप 1 जो होगा उसको M1 का नाम दे दिया और पहली लाइन के दोनों पॉइंट्स को यहां पे लिख दिया और स्लोप का फॉर्मूला यहां पे बड़े मजे के साथ लिख दिया। अब चूंकि पहली लाइन का स्लोप क्या है, M1 हो जाएगा और फॉर्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ये देखो y2 के सामने क्या है 2, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, माइनस का साइन। y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, माइनस का 4। तो ये माइनस फॉर्मूले का पहले से मौजूद है, माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाय का सिंबल। फिर क्या होता है x2 माइनस x1, क्या होता है मेरा बेटा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, माइनस का 3। क्या होगी x2 की वैल्यू, माइनस का 3, माइनस का साइन और फिर x1 की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, 6 होगी। x1 की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो 2 प्लस 4 क्या होता है मेरा बेटा, 6 होता है और माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 3, माइनस का 6 आपके पास आ रहा होगा माइनस का 9। 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। तो आपका फाइनली स्लोप की वैल्यू क्या आ रही होगी, m इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। सर ये कैसे निकाल लिया सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा सिंपल तरीके से लाइन 1 का स्लोप लिया, लाइन 1 के ऊपर आपको दो एंड पॉइंट्स गिवन, तो एंड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के फॉर्मूले के अंदर प्लॉट करी। y2 की जो वैल्यू थी y2 में डाली, माइनस का साइन लगा के y1 की जो वैल्यू थी y1 में डाली, x2 की वैल्यू x2 में डाली, x1 की वैल्यू x2, सिंपल सिंपलीफिकेशन करी और हमारे पास m1 का आंसर आ गया। अब सेम काम करेंगे m2 के लिए। अब आपको लगेगा सर y की तो वैल्यू नहीं गिवन है यहाँ पे, तो कोई मसले की बात नहीं, वेरिएबल फॉर्म में डेटा निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट m2 be the slope of line 2, let m2 be the slope of L2। अच्छा मेरा बेटा, लाइन 2 के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से गिवन है उनको एक बार लिख देंगे। आपको पहली वैल्यू का गिवन है लाइन 2 के एंड पॉइंट की 2,1 और दूसरी का गिवन है 0,y। इस बात को यहां पे लिख देंगे। पहली वैल्यू क्या गिवन है आपको 2,1 इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0,y, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x2 y2। क्या आ जाएगी मेरा बेटा, x2 y2। क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी आपको मेरी बात। अब निकालेंगे स्लोप। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्लोप का फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको हमेशा से बताते हैं बात। अच्छा तो भाई आपने क्या निकाल लो, m2 की वैल्यू निकाल लो, यानी कि m2 क्या है, लाइन 2 का स्लोप। फॉर्मूले पुट करते जाओ ना बेटा, क्या मसला है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, m2 क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, y माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 0 माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 2। तो यहां से आपके पास m2 की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि लाइन 2 का स्लोप। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन में मेरा बेटा हमें दो लाइंस गिवन थी और हमने लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया, इसको m1 का, और फिर लाइन 2 का स्लोप भी निकाल लिया, इसे m2 का। तो यहां तक हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, मगर ना तो मुझे m1 का स्लोप चाहिए और ना ही मुझे m2 का स्लोप चाहिए, मुझे तो क्वेश्चन के अंदर इस y की वैल्यू चाहिए। तो इस y की वैल्यू को निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन भी तो गिवन है। क्या गिवन है, पैरेलल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के। तो क्या हमने स्लोप के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, आप बोलोगे सर कौन सा रिलेशन, मेरा बेटा हमने क्या पढ़ा था, जब कभी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो ये बात लाजिम है कि लाइन 1 का स्लोप हमेशा बराबर होगा किसके, लाइन 2 के स्लोप के। तो इसी कंडीशन को बस यहां पे यूज करेंगे, इस बात को यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, since line 1 is parallel to line 2, according to the question, since line 1 is parallel to line 2, hence the slope of m1
इज विल बी इक्वल टू m2। क्या कहेंगे इस बात को, चूंकि लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो इस बात को यहां पे ऐसे लिखेंगे, हेंस द स्लोप ऑफ m1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। तो मेरा बेटा m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या ये आपके पास m1 की वैल्यू ये आ रही ना, क्या आ रही थी, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ रही थी, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। उस बात को यहां पे लिख देंगे भाई, m1 की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू का साइन, m2 की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, यानी कि स्लोप 2 की वैल्यू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तो m2 की वैल्यू क्या आ रही थी, उसको यहां पे लिख देंगे। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब देखो भाई, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और y की वैल्यू को निकाल लोगे जो फाइंड करना है हमें। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये जो 3 है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस का 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा होगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, और इक्वल टू के इस तरफ क्या आ रहा होगा, y माइनस 1 इंटू 3, क्या आ रहा होगा, y माइनस 1 इंटू 3। तो माइनस का 2 क्या होता है मेरा बेटा, पॉजिटिव 4, क्या हो जाएगा ये, पॉजिटिव 4, इक्वल टू के इस तरफ क्या आ जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3y माइनस का 3, क्या बनेगा, 3y माइनस का 3। अब तमाम वैल्यूज को एक साइड नहीं, अच्छा y वाले टर्म पॉजिटिव है ना, अच्छा कांस्टेंट टर्म को, यस कांस्टेंट जो -3 आ रहा है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो भाई, इसको यहां पे कर देते हैं, ये जो -3 आ रहा है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके 4 प्लस का 3, और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, सिंपल 3y। तो 4 प्लस 3 क्या होता है मेरा बेटा, 4 प्लस 3 होता है 7, और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, सिंपल 3y, क्या मौजूद है, सिंपल सा 3y। ये 3 जो है यहाँ पे y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाय 3। तो लास्ट में बड़े प्यार से रिजल्ट लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 7 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, देखो मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई गेस इंशाल्लाह तमाम लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार आया। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, एक गाइडेंस देता हूं, मेरी जिम्मेदारी समझते हुए आपको हमेशा गाइड करता हूं। मैं सिर्फ पढ़ाना पसंद नहीं करता, मैं गाइड भी करता हूं, चाहे मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ो चाहे मुझसे इंटरमीडिएट पढ़ो। क्या गाइड करता हूं, एक बात कहता हूं कि भाई स्टेप्स भी लाजमी करने हैं, और जो जो एक्सरसाइज करवाता जाऊं काइंडली उनके पास पेपर सॉल्व करते जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 85 अबव आए, 90 अबव आए, या आपकी ड्रीम है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, देखो इकरा जैसी यूनिवर्सिटी है, डीएचएस सुफा ऐसी यूनिवर्सिटी में तो हर कोई आ सकता है, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पैसा मांगती हैं। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हो, आईबीए जाओ, वहां पे भी 1.5 लाख 2 लाख फीस है, पैसा खर्च करके वहां पे जाओ ना, नस जाओ, 1.5-2 लाख रुपए फीस वहां पे भी है, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, ना कि डीएचएस सुफा में जाके 1.5-2 लाख रुपए भरो। ऐसी थकी हुई यूनिवर्सिटी जाने से बेहतर है नहीं जाओ। तो सिंपल सी बात है, अगर जाना चाहते हो अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, इसलिए गाइड करता हूं बच्चे को कि भाई देखो अच्छी यूनिवर्सिटी में उस वक्त जाओगे जब अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अच्छा पेपर सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्व करने की ट्रिक्स। तो भाई क्या कहा, स्टेप्स भी लाजमी शो किया करो इंटरमीडिएट के अंदर, और कोशिश करो पास पेपर ज्यादा से ज्यादा करने की। तो आइए अब जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करवाने की रीजन ये है कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक पेपर में बेतहाशा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, आइए समझ लेते हैं। कह रहा है द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4, -1 एंड x, 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड x। अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जैसे उस जैसा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, बस फर्क क्या है, वहां पे पैरेलल था, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वहां पे y निकालना था, यहाँ पे x निकालना है। तो पहले तो आपके जहन में थोड़ी सी खदशात दूर कर देता हूं। अच्छा, एक लाइन गिवन है, उस लाइन के 2 पॉइंट्स दिए गिवन है, और दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए गिवन है, और आपको दूसरी वाली लाइन में से x की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर का रिलेशन यूज करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन मुझसे कहा जा रहा है, कह रहा है कि भाई आपके पास एक लाइन है और ये लाइन परपेंडिकुलर एक और लाइन के, जो फर्स्ट लाइन है उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, एक 2,5 और एक -3, -2, और कहा जा रहा था ये लाइन परपेंडिकुलर है किस लाइन के, एक ऐसी लाइन के जिसके 2 पॉइंट्स हैं 4, -1 x, 3। तो इसको मैंने इसका ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया, इसको अपने पास डायग्राम को इसमें ड्रॉ कर दिया। अच्छा बच्चा वो है जो एनालाइज कर सके क्वेश्चन को। पहले बताता हूं, हर दफा बताता हूं। अब पहली वाली लाइन को बड़े मजे से मैं कह देता हूं L1 और दूसरी लाइन को कह देता हूं L2। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, चूंकि परपेंडिकुलर का वर्ड आ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे जो कि ऑब्वियसली क्या होगा हमारे पास m1 होगा, और फिर लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे जो क्या होगा m2 होगा, और फिर
परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करते हुए x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मैं आप में से तमाम बच्चों को एडवाइस करूंगा, काइंडली वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जब तक मैथ्स में खुद से रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तब तक आपको मैथ अच्छी तरीके से करनी नहीं आएगी। कोशिश करें, हद क्या होगा, नहीं कर पाएंगे ना, 2 मिनट जाया होंगे, 3 मिनट जाया होंगे, फिर वीडियो देख लिएगा, फिर समझ में भी आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। एटलीस्ट मगर एक क्वेश्चन जो आप खुद से करेंगे ना, यकीन माने जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि आपने उस क्वेश्चन में अपनी अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करी थी। और जब बच्चा अपनी अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करता है, ना कि उसे वो क्वेश्चन भी समझ आते हैं बल्कि अगले कई क्वेश्चन के लिए भी उसके कॉन्सेप्ट दूर हो जाती हैं, जो डिफरेंट तरह के उसके क्वेरीज होती हैं खत्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की ट्राई जरूर करिएगा। नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व जरूर करवा रहा हूं आपको, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपसे परपेंडिकुलर कह रहा है, तो भाई क्या करेंगे, 2 लाइंस गिवन है, 2 लाइंस को सिंपल तरीके से स्लोप निकाल लेते हैं। पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे और फिर लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे। तो इस बात को वर्डिंग में लिखना है। देखो वर्डिंग बहुत जरूरी है, स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं, हमेशा उसमें फोर्स करता हूं। क्या लिखेंगे, लेट L1 and L2 be the 2 lines, let L1 and L2 be the 2 given lines, let L1 and L2 be the 2 given lines. We have to find the slope of line 1. We have to find the slope of line 1, या कह देते हैं let m1 be the slope of line n1। अच्छा, let l1 be the slope of line 1, आपकी मर्जी लिख दो, we have to find the slope of line 1 या फिर let m1 be the slope of line l1, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आपको लाइन 1 पे मेरा बेटा पहला पॉइंट क्या गिवन है, वो गिवन है 2,5। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा, -3, -2। पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा, x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा x2, y2। अच्छा मेरा बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है उसको यूज करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे भाई, तो क्या बन जाएगा, m1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पे, -2, तो y2 की जगह पे आ जाएगा -2, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और फिर क्या फॉर्मूला कह रहा है, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या गिवन है आपको, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या गिवन है, -3, क्या गिवन है मेरा बेटा, -3, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो 2 का 2 आ जाएगा। -2 -5 कितना होता है, -2 -5 का मतलब क्या है, 5 6 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा इधर ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है, -3 -2, तो क्या होता है -3 -2, माइनस का 5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ रही होगी m1 की वैल्यू, 7 डिवाइडेड बाय 5। मेरे पास चूंकि पेजेस कम थे मुझे लग रहा था, तो मैंने इधर ही सॉल्यूशन जरा सॉल्व कर दिया। आप ऑब्वियसली अलग अलग लाइन में कर रहे होगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने ऐसे गुजर मुजर करके नहीं करना भाई, क्लियर है। अब चाहेंगे वी हैव लाइन 2 के स्लोप के ऊपर। अच्छा, इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2, या फिर क्या लिखेंगे, लेट m2 be the slope of line 2, let m2 be the slope of line 2। अच्छा भाई, तो आपको लाइन 1 का लाइन 2 का पहला पॉइंट क्या गिवन है, 4, -1, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, x, 3। तो लाइन 2 का जब स्लोप निकाल रहे हैं तो लाइन 2 का ही पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट क्या गिवन है भाई, 4, -1, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, x, 3। क्या गिवन है मेरा बेटा, x, 3। पहले पॉइंट को हमेशा हम क्या कहते हैं, x1, y1, और दूसरे पॉइंट को क्या कहते हैं, x2, y2। क्लियर है आपको मेरी बात, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी भाई। अच्छा भाई, फिर क्या अप्लाई करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला। क्या होता है मेरा बेटा स्लोप का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो क्या बन जाएगा स्लोप का फॉर्मूला, ये आ रहा होगा m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, x एज इट इज, माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू क्या है 4। सही है भाई, तो m2 का आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, m2 की वैल्यू आ रही होगी 3 + 1 कितना होता है मेरा बेटा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल x माइनस का
4। क्लियर है आपको मेरी बात? आई गेस इंशाल्लाह इजीली क्लियर होगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों जो लाइंस थी आपस में इनका क्या रिलेशन बताया जा रहा है? परपेंडिकुलर है। कह रहा है कि भाई जो लाइन 1 है ये परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। तो भाई क्या करेंगे? सिंपल तरीके से स्लोप का रिलेशन यूज करेंगे। सर कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? बेटा बहुत इजी सी बात है, स्लोप का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज करेंगे। यानी कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? लाइन 2 के ऊपर। तो इस बात को पहले यहां पे लिख देंगे और फिर परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, line 1 is perpendicular to line 2, hence क्या फॉर्मूला बन जाएगा? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विल ऑलवेज इक्वल टू माइनस का 1। यानी कि जब कभी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो जाहिर सी बात है उनके स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होता है किसके? -1 के। तो मेरा बेटा m1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 7 डिवाइडेड बाय 5। क्या गिवन है आपको? m1 की वैल्यू ये गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 5। मल्टीप्लाई का साइन, m2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4। इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? माइनस का 1। क्लियर है? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 7 4 जार क्या हो जाएगा? 28। और नीचे क्या हो जाएगा? ये 5 और x माइनस 4 क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई। भाई जब 5 और x माइनस 4 कैसे मल्टीप्लाई होंगे? जब 5 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 5x और माइनस का साइन, और 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 5 4 जार 20 और इक्वल टू के बाद क्या है? माइनस का 1। अब ये पूरी की पूरी टर्म मेरा बेटा नीचे क्या हो रही है? डिवाइड। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? -1 से मल्टीप्लाई। तो -1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली सारे के सारे साइन इसके क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ऊपर तो रहेगा 28 इक्वल टू के बाद 5x माइनस का 20 जब जाके माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 20। अब जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके सारे के सारे साइंस क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। माइनस का 1 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। और जब माइनस का 1 माइनस का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20। क्या हो जाएगा? प्लस का 20। मेरा बेटा ये प्लस का 20 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 28 माइनस का 20 प्लस का 20 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? माइनस का 20 और इक्वल टू के इस तरफ माइनस का 5x एज इट इज रहेगा। 28 माइनस 20 कितना होता है मेरा बेटा? 8 होता है। और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 5x। ये माइनस का 5 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, या फिर इसको आप कह सकते हो x इज इक्वल टू माइनस का 8/5। यानी कि माइनस का साइन को नीचे से आप ऊपर सेंड कर दोगे। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। हमने क्या करा? सिंपल तरीके से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली हम लोगों ने रिलेशंस के ऊपर यूज करे। जो रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उनको यूज करा। यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको दो लाइनें गिवन थी। एक में कंडीशन गिवन थी कि भाई दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी थी। तो बड़े मजे के साथ हम लोगों ने रिलेशन को यूज करते हुए पैरेलल वाले x की या y की वैल्यू निकाल ली। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? अगेन दो लाइंस आपको गिवन थी और दोनों लाइंस आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर थी। तो हम लोगों ने क्या करा? इन दोनों लाइंस का आपस में रिलेशन यूज करा, परपेंडिकुलर रिलेशन यूज करा और बहुत मजे के साथ इस x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आई गेस आपको दोनों क्वेश्चन इजीली क्लियर होंगे। आइए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। अगेन बड़े मजे की बात हो तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा बार आया और एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर? यूजिंग द स्लोप्स प्रूव दैट 6,5 -3,0 and 4,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैंने इसको आपको लग रहा होगा मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भाई। मैं इसको लिख भी दूं ना तब भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 11 एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 का एक पूरी एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर नंबर 2 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैं खास तौर पे पॉइंट आउट करता हूं, काइंडली उनका मतलब ये होता है उन क्वेश्चंस को आपने अच्छा और टाइम देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में से एक क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि भाई स्लोप्स के जरिए प्रूव करके बताओ कि जो वर्टिसेस गिवन है आया राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। पता नहीं यार, मुझे क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा। आइए जरा क्वेश्चन तरीके से एक बार और देखते हैं। अच्छा, तो आपके पास आपको एक ट्रायंगल गिवन है इस तरीके का, और उस ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस गिवन है। पहला वर्टिस का गिवन है आपको
6,5, दूसरा गिवन है -3,0 और तीसरा क्या है -4,-2। पहला वर्टेक्स का गिवन है आपको 6,5 -3,0 और तीसरा क्या 4,-2। अच्छा, तो आपने यहाँ पे क्या कहा था कि आपको यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिस गिवन है ए बी एंड सी। हमसे क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि बताइए, प्रूफ करके बताइए कि आया ये वर्टिसेस जो है वाकई एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं। और उसको हेल्प करने के लिए उसने क्या कहा है, स्लोप को यूज करोगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या भाई। काइंडली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। मेरा बेटा, हम ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता हो। देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल होगा और वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमेशा उसके अंदर क्या चीज मौजूद होनी चाहिए, परपेंडिकुलर का मौजूद होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मौजूद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर तो बातें पता होंगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना वो बातें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी होंगी। एग्जामिनर अपने मुंह से कभी नहीं बताएगा, वो एज्यूम करेगा बच्चा सेकंड ईयर मैथ्स को पढ़ के आ रहा है तो उसको बातें पता होंगी। तो ऑब्वियसली टीचर की फर्ज होता है बताना। तो अब जब राइट एंगल ट्राइंगल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पहली इंपॉर्टेंट बात तो पता होनी चाहिए कि अगर ये एक प्रॉपर ट्राइंगल है और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जिसको हमें प्रूफ करना है। तो भाई अगर ये ट्राइंगल है और अगर इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता होगा तो इस ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर लाजमी होना चाहिए। और राइट एंगल ट्राइंगल में खाली एक ही परपेंडिकुलर होता है, हमेशा रखिएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। हो सकता है आप में से किसी को अभी तक सुनने में मसला आया हो, तो मैं क्या रिपीट कर देता हूं कि मेरा बेटा, आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, क्लियर है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करके बताओ स्लोप्स के जरिए कि भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपसे क्या कहा जा रहा है कि प्रूफ करके बताओ कि ये वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके जहन में एक बात लाजमी होनी चाहिए। क्या बात? कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान क्या होती है कि उसमें परपेंडिकुलर लाजमी होता है। तो अगर इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं पे एक परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो इस साइड पे हो, चाहे वो इस तरीके से इन दो साइड के दरमियान हो, चाहे इन दो साइड के दरमियान हो, चाहे इन दो साइड के दरमियान हो। यानी कि अगर तो ये ट्राइंगल होगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसमें परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। और हमें यूज क्या करना है, स्लोप्स के जरिए करना है। तो हम किस कंडीशन के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हम पहले ए बी साइड का स्लोप निकाल लेंगे, फिर बीसी साइड का स्लोप निकाल लेंगे और फिर एसी साइड का स्लोप निकाल लेंगे। और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन को बारी बारी चेक करेंगे। पहले इन दो साइड्स में चेक करेंगे कि आया कि हमने जो रिलेशन पढ़ा परपेंडिकुलर वाला, कि कभी भी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। तो हम उस कंडीशन को बारी बारी अप्लाई करके चेक करेंगे, पहले इन दो साइड्स के ऊपर, फिर इन दो साइड्स के ऊपर, फिर इन दो साइड्स के ऊपर, क्या वाकई इनमें कहीं पे परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता होगा तो दोनों तरफ -1 आ जाएगा, यानी कि कंडीशन को ट्रू कर रहा होगा वो स्टेटमेंट। तो भाई इस कंडीशन के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई गेस मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा देता हूं हमेशा, एंड फिर जब ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे वो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएंगे। तो भाई अगर जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और आपको प्रूफ करके बताना है स्लोप्स के जरिए कि आया ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। और मैंने की पॉइंट क्या बताया, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान क्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करना चाहिए। और पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में खाली एक ही परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद रखिएगा। तो भाई क्या करेंगे, स्लोप्स को यूज करेंगे। कैसे? पहले साइड ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, फिर साइड बी सी का और फिर साइड ए सी का, और फिर बारी बारी परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करते हुए हम इस बात को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि आया इसमें परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो वो कैसे करेंगे, जब कंडीशन यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि इन साइड्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो आइए जरा सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। आई गेस मैंने जो इतना लंबा भाषण दिया, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, और एक आज जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कोई मसले की बात नहीं है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा इजीली इंशाल्लाह। तो भाई बात स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अगेन हमेशा का पहले वर्डिंग थोड़ी सी लिखेंगे, स्टेप्स थोड़ा सा शो करेंगे। क्या कहेंगे, लेट एबीसी बी अ गिवन ट्राइंगल, लेट एबीसी बी द गिवन ट्राइंगल, लेट एबीसी बी द गिवन ट्राइंगल। इस बात को यहां पे तहरीर कर देंगे, लेट एबीसी बी द गिवन ट्राइंगल। आप पूरा लिखेंगे ट्राइंगल, मैंने सिर्फ सिंबल बना दिया। अच्छा, पहले क्या निकालेंगे, साइड एबी का स्लोप। तो साइड एबी के स्लोप को कह देंगे m1, साइड बीसी के स्लोप को कहेंगे m2 और साइड एसी के स्लोप को कहेंगे
m3। तो इस बात को यहां पे लिखेंगे लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ab, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ab। क्योंकि क्वेश्चन को प्रूफ किसी और पाइथागोरस थ्योरम से नहीं करना भाई, क्वेश्चन को किससे प्रूफ करना है, स्लोप्स के जरिए करना है। यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे, मगर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, स्लोप्स के जरिए करके बताओ। इसीलिए हो सकता है आप में से किसी के ध्यान में आ रहा हो सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपको देगा, मगर क्वेश्चन में स्लोप्स का जिक्र है इसलिए स्लोप्स को यूज करते हुए करना है। तो क्या लिख देंगे, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ साइड ab, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ab। अच्छा भैया, तो मेरे पास a का पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा, a का पॉइंट गिवन है 6,5 और b का पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा, माइनस का 3,0। पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारे पास x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या होता है x2, y2। ऐसा ही है, आई गेस इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। क्लियर है भाई। अब क्या निकालना है आपको, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। यही फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, बिल्कुल यही होता है। क्या निकालने, साइड AB का स्लोप। साइड AB के स्लोप को हमने क्या कहा, m1 कहा। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 0 माइनस का साइन। y1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 5 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, 6। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 5 माइनस का 5, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस का 6, कितना बन जाएगा, माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 9। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से पहले तो स्लोप्स को निकाल रहे हैं। अगर आप में से भी किसी को बात समझ में नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे कैसे नहीं करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, मैं हूं ना बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी पहले स्लोप्स को यूज करना सीख लें। स्लोप्स कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीके से साइड AB का पहले स्लोप निकाल लेंगे जो कि m1 होगा, फिर साइड BC का स्लोप निकालेंगे जो m2 होगा, और फिर साइड m3 का स्लोप निकालेंगे, साइड AC का स्लोप निकालेंगे जो कि m3 होगा। तो अभी हमने साइड AB का स्लोप निकाल लिया जो कि m1 था। अब जाएंगे साइड BC के स्लोप के ऊपर। तो भैया यहां पे बढ़ जाते हैं आगे, क्या कहेंगे इसको, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ साइड BC, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ साइड BC। अच्छा भाई, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ साइड BC। B पॉइंट की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, माइनस 3,0। तो पहले पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 3, बी पॉइंट की वैल्यू का गिवन है माइनस का 3,0, और सी पॉइंट की वैल्यू का गिवन है आपको 4, माइनस का 2। क्या गिवन है सी पॉइंट की वैल्यू आपको, 4, माइनस का 2। अच्छा भाई, आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, कोई मसले की बात नहीं है। पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको, x1 y1 हो जाएगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x2, y2। निकालना क्या है हमें, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। यही फॉर्मूला होता है, आई गेस इंशाल्लाह आप बोलोगे सर यही फॉर्मूला होता है। तो मेरा बेटा फॉर्मूले में एग्जैक्टली खाली वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस का साइन। y1 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 0, इक्वल टू के बाद x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। ये माइनस साइन एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 3। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 एज इट इज, 4 प्लस 3 क्या होता है, 5, 6, 7। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m2 का स्लोप क्या आ रहा होगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 7। फिर क्या करेंगे सर, फिर सिंपल तरीके से मेरा बेटा स्लोप निकाल लेंगे किसका, साइड AC का। तो आपको A का पॉइंट क्या गिवन है, आइए चेक कर लेते हैं। साइड AC का स्लोप निकालेंगे और स्लोप क्या होगा, m3। पहले इस बात को जरा लिख देते हैं यहां पे, लेट m3 बी द स्लोप ऑफ साइड AC। अच्छा मेरा बेटा A पॉइंट की वैल्यू आपको क्या गिवन है, A पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी भाई, A पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपको 6,5। क्या गिवन है आपको A पॉइंट की वैल्यू 6,5, और C पॉइंट की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है 4, माइनस का 2। क्या गिवन है C पॉइंट की वैल्यू 4, माइनस का 2। पहला पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा हमेशा, x1 y1,
दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा x2 y2। क्लियर है? क्या निकालना चाह रहे हैं? स्लोप निकालना चाह रहे हैं। फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? माइनस का 2 माइनस का साइन y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 4 माइनस का साइन x1 की वैल्यू क्या है? 6। -2 - 5 कितना होता है मेरा बेटा? माइनस का 5 माइनस 7 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4 - 6 कितना होता है मेरा बेटा? 4 में से अगर 6 निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आपके पास पर्टिकुलरली स्लोप की क्या वैल्यू आ रही होगी? m3 के स्लोप की 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ रही होगी? 7 डिवाइड बाय 2। तो बेटा अभी तक हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं कि अब जो काम रहता है बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, खाली 2 मिनट का काम अब तो रह गया। अब हमने क्या करा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है? क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या करा, हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये ट्राइंगल आपको गिवन है, उस ट्राइंगल को उसने 3 वर्टिसेस दे दिए। वर्टिसेस क्या होते हैं भाई? ये जॉइंट एंडिंग जॉइंट पॉइंट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं। तो उसने हमें तीनों वर्टिसेस की वैल्यू दे दी, ए बी और सी की। तो हमने भाई सिंपल तरीके से वैल्यूज ले ली। अब उस क्या कह रहा है भाई? स्लोप्स को यूज करना है। स्लोप्स को यूज करके ये बात बताओ कि आया ये ट्राइंगल वाकई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। यानी कि स्लोप्स को यूज करना था, तो हमने क्या करा? हमने साइड AB का पहले स्लोप निकाल लिया, फिर साइड BC का स्लोप निकाल लिया और फिर साइड AC का स्लोप निकाल लिया। और अब इन स्लोप्स को हम यूज करेंगे। तो ये काम बहुत छोटा सा स्लोप्स यूज करने वाला, सारा मेजर काम तो स्लोप्स निकालना होता है। हमने अब स्लोप्स को खाली यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? मैंने इसकी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई। मैंने क्या कहा कि मेरा बेटा आपको ये प्रूव करने कि आया इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, एक पहचान क्या बताई कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये हमेशा एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर हमेशा एक परपेंडिकुलर होता ही होता है। लाजमी बात है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इसकी कितने परपेंडिकुलर होंगे? एक ही होता है हमेशा। तो अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें एग्जिस्ट करता होगा, नहीं होगा तो नहीं करता होगा। भाई कैसे यूज करेंगे? स्लोप्स को यूज करेंगे। अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि स्लोप्स को यूज करना है, तो जाहिर सी बात है स्लोप्स का परपेंडिकुलर वाला रिलेशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पहले चेक कर लेंगे कि आया इन दोनों साइड्स के दरमियान तो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे। तो क्या करेंगे? इन दोनों साइड्स को पहले कंसीडर करेंगे कि भाई नाउ वी विल चेकिंग दैट ईदर m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। और सिंपल तरीके से रिलेशन यूज कर देंगे परपेंडिकुलर वाला स्लोप्स का। अगर तो वो सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब कह देंगे परपेंडिकुलर नॉट एग्जिस्ट, और फिर इन दोनों साइड्स के ऊपर चेक करेंगे या फिर इन दोनों साइड्स पे चेक करेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई स्लोप्स निकालना मेजर काम था, अब तो सिर्फ हलवा खाना बड़े मजे का काम है। तो क्या करने वाले हैं? हम ये चेक करेंगे कि आया इस ट्राइंगल के अंदर वाकई राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है नहीं करता। और कैसे चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में चूंकि परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। तो स्लोप के जरिए यूज करना है। तो क्या करेंगे? आइए चेकिंग करते हैं। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे। पहले किन दोनों साइड्स को आप चेक कर रहे हो? पहले आप m1 साइड AB और साइड BC के दरमियान चेक करो कि आया इनके दरमियान कोई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि भाई now we check the condition for perpendicular। इस चीज को काट दें भैया। now we check the condition for perpendicular। now we check the condition for perpendicular। थोड़ी सी वर्डिंग बेटा आसान जबान में वर्डिंग लिखनी होती है, कोई मसले की बात नहीं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर नीचे है, सिंपल जबान में एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं कर क्या रहे हैं। now we check the कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर ऐसे लिखा है, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे परपेंडिकुलर की। सही है? किनके दरमियान चेक कर रहे हैं? साइड AB और साइड BC के दरमियान। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड BC इफ साइड AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो क्या होगा? यानी कि साइड AB का स्लोप क्या होता है? साइड AB का स्लोप क्या था बेटा? m1, और साइड BC का स्लोप क्या था? m2। तो क्या कंडीशन होगी? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अगर मैं साइड AB के स्लोप को साइड BC से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर आंसर मेरा -1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। तो भाई कैसे चेक कर रहे हैं? पहले साइड AB और साइड BC के दरमियान चेक कर रहे हैं कि आया इनके दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। और कैसे चेक कर रहे हैं? स्लोप्स की परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को यूज करते हुए। क्या कहती है ये कंडीशन आपसे? बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, बड़ी मासूम सी। ये
कहती है कि भाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, अगर उनका आंसर -1 के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। तो भाई m1 के स्लोप की वैल्यू क्या थी, 5/9, क्या थी 5/9, मल्टीप्लाई का साइन। m2 का स्लोप की वैल्यू क्या थी, -2/7 इक्वल टू के बाद -1। तो भाई जब 5 2 क्या करोगे तो ये तो -10 बन जाएगा, और नीचे 7 9 आपके पास आ रहा होगा 63, तो ये तो 63 आ जाएगा। भाई अगर मैं m1 और m2 के को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ये तो क्या आ रहा है, -10/63। क्या -10/63 -1 के बराबर होता है, नहीं होता। इसका मतलब स्लोप परपेंडिकुलर डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन साइड ए बी एंड बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कंसीडर करा था कि आया साइड ए बी और बी सी के दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, अगर तो करता होता तो इस कंडीशन को प्रूव करना चाहिए था। जब हमने दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करा तो इनका आंसर -1 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब नहीं करता। अब चेक करते हैं साइड बीसी और साइड एसी के दरमियान। नाउ लिख देंगे भाई, नाउ साइड BC परपेंडिकुलर टू साइड AC। अच्छा, साइड BC परपेंडिकुलर टू साइड AC। तो साइड BC का स्लोप क्या था मेरा बेटा, m2। साइड BC का स्लोप क्या था, m2। और तो कंडीशन क्या बन जाएगी, दोनों साइड्स उनके परपेंडिकुलर हम तस्वीर कर रहे हैं, AC का स्लोप क्या होता है, m3। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, स्लोप की परपेंडिकुलर कंडीशन कि भाई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो साइड BC का स्लोप क्या हो जाएगा, m2। साइड AC का स्लोप क्या हो जाएगा, m3। m2 मल्टीप्लाई बाय m3 इज इक्वल टू -1। यानी कि चेक करना चाह रहे हैं कि आया परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। m2 के स्लोप की वैल्यू क्या है आपके पास, -2/7 मल्टीप्लाई का साइन। m3 के स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, 7/2 इक्वल टू -1। मेरा बेटा 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां पे भी क्या बचा, -1, और यहां पे भी क्या बच गया, -1। यानी कि साइड BC और साइड AC के दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे रिजल्ट के अंदर, हेंस द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप में से किसी को भी इश्यू में दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात ये होगी। मेरा बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि आपको 3 वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, आपसे कहा जा रहा है कि स्लोप्स को यूज करते हुए आपने इस ट्रायंगल को प्रूव करके बताना है कि आया राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर है या नहीं है। तो किस कंडीशन पे यूज करेंगे भाई, पहले हमने क्या करा कि भाई तमाम साइड्स के स्लोप निकाल लिए, साइड AB का, साइड BC का, साइड AC का, एंड देन उसके बाद हमने कंडीशन को यूज करना स्टार्ट करा। भाई अगर तो ये ट्रायंगल वाकई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जाहिर सी बात है इसमें परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने स्लोप की एक पर्टिकुलर कंडीशन यूज करी, परपेंडिकुलर वाली। क्या कंडीशन कहती है कि जो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर आना चाहिए। अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा तभी तो वो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से कहा ये साइड AB है, साइड BC है। हमने भाई पहले कहा कि क्या शायद इन दोनों के अंदर परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता हो, तो हमने इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लाई करवाया, बट आंसर -1 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब इन दोनों साइड्स के दरमियान स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया और तसव्वुर करा कि शायद हो सकता है कि भाई इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता हो, तो हमने इन दोनों साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करा। क्या कंडीशन थी कि भाई दोनों साइड्स के स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, अगर आंसर -1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट करता, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर -1 इक्वल टू -1 आ गया, यानी कि साइड BC और साइड AC के दरमियान परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। और इस तरीके से प्रूव हो गया कि इस ट्रायंगल के अंदर चूंकि परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है तो वाकई ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन को इस कंडीशन के ऊपर सॉल्व करा कि भाई अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो भाई इस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने स्लोप की परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को बारी बारी यूज करते हुए बात को प्रूव करा, और यही हमारा लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। यहीं पे इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे और फिर रिजल्ट लिख देंगे। हेंस द अबव ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पे हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो आई गेस आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करे होंगे आपको इजीली समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरा बेटा आपसे लास्ट में एक बात वही करूंगा कि भाई मैं अगर कुछ क्वेश्चंस को छुड़वाऊंगा तो इसका मतलब क्या, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपको ये बात? अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को छुड़वाता हूं तो इसका मतलब क्या, वो क्वेश्चंस पेपर में ऑब्वियसली नहीं आते। आपसे भी कहूंगा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस के ऊपर। मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करें, प्रॉपर सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें एंड देन पास पेपर्स के ऊपर जाएं। आपसे तमाम क्वेश्चन पास पेपर के इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, आपको किसी क्वेश्चन में इंशाल्लाह मसला नहीं आ रहा होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।